स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज इस ऐसे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो मुझे लगता है कि समाज की एक आंख भी खोलता है वो, और ऐसी सोच है कि नई जनरेशन को हो सकता अच्छा लगता होगा, लेकिन उसके अपने मायने भी हैं। वो जो सोच है उसके अपने मायने हैं, लेकिन हमारे सोशल स्ट्रक्चर के भी अपने मायने हैं। क्यों ज़रूरी होती है मैरिज, बच्चे, तमाम चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ, पिछले दिनों एक मीडिया रिपोर्ट जारी हुई रिसर्च बेस पे कि पहली बार तो नई जनरेशन में बच्चे सोचते हैं कि मैरिज करनी क्यों है, नहीं करनी। एक लिव इन का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। उसके बाद अगर मैरिज किसी प्रेशर में कर भी लेते हैं तो बच्चे नहीं करने हैं। बच्चों से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि पेट्स के साथ हम रहेंगे। पेट्स रहने चाहिए, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं जो उनको प्यार करते हैं, हम सब भी प्यार करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इन तमाम चीज़ों से हमारा सामाजिक ताना बाना उस पर कोई असर पड़ रहा है। दूसरा, महिलाओं का बायोलॉजिकल जीवन भी होता है, क्या उस पर भी कुछ असर पड़ता है। तो आज ऐसा ही एक पहलू हमने लिया है जिस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाजशास्त्री ममता शेखावत जी हैं, डॉक्टर दीपिका गुरनानी जी हमारे साथ महिला रोग विशेषज्ञ हैं, और लीना शर्मा जी हमारे साथ में समाज सेविका हैं, वो जुड़ रही हैं। मैं डॉक्टर गुरनानी आपके पास में आना चाहूँगा। आप तो खुद भी लंबे समय से देख रही हैं और IVF सेंटर भी एक आप रन करती हैं। क्या कुछ इस तरह के केसेज आते हैं या फिर रिसर्च है, इसमें कोई दम नहीं लगता? डेफिनेटली आज के टाइम पे लेट एज मैरिज का कंसेप्ट बहुत बढ़ गया है जी। मतलब कि कई फीमेल्स आर गेटिंग मैरिड, मतलब 40 की उम्र के बाद शादी करना के लिए जा रही हैं या प्रेगनेंसी के लिए जा रही हैं, और शायद वो जब राइट बायोलॉजिकल एज होती है, जो गुड रिप्रोडक्टिव एज होती है, उसको पूरा मिस कर देती हैं। जहाँ पुराने ज़माने में 20-25 साल के आसपास शादी और बच्चे का टाइम था, वो अब शिफ्ट होते होते 40 के पार हो चुका है। जबकि जैसा बायोलॉजिकली भी देखा गया है कि आफ्टर द एज ऑफ 35 जो फीमेल्स के एग्स होते हैं उनमें आनुवंशिक रूप से खराबी आना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे ये एग रिजर्व कम होते होते 40 के बाद काफ़ी कम हो जाता है। तो अच्छे क्वालिटी के एग्स मिलना कम हो जाता है। तो इसी कारण अगर लेट मैरिज होती है या लेट प्रेगनेंसी अगर अपन ट्राई करते हैं तो उसमें बच्चों में कोई ना कोई खोट खराबी, जिसको कॉमन भाषा में बोल सकते हैं, या आनुवंशिक रूप से कुछ बीमारियां जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इस तरीके की बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब महिलाएं अपने करियर पे फोकस कर रही होती है, वो पोस्टपोन कर देती है, बट लेट एज पे जब वो जाके अल्टीमेटली प्रेगनेंसी करना चाहती है तब डेफिनेटली मुश्किल आती है। जी। दूसरा मेरा सवाल ये होगा आपसे कि क्या ऐसा भी है कि हमारा जो एक बायोलॉजिकल एक सिस्टम है, कोई मैरिज ही नहीं करते हैं या चाहते हैं कि बच्चे ही पैदा नहीं कर दे, उसका कोई साइड इफेक्ट आता है? बिल्कुल। जैसे अगर एक प्रेगनेंसी और जो लैक्टेशन का पीरियड होता है वो एक फ़ीमेल के लिए न सिर्फ इमोशनली उसको मैच्योर करता है, बल्कि उसको बहुत सारी बीमारियों से प्रिवेंट भी करता है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ, यूट्राइन कैंसर हुआ, ओवेरियन कैंसर हुआ। इनके बेस रूट में जब कॉजेज़ ढूंढे गए तो इनका यही कॉज है कि अगर किसी पेरेंट्स ने लेट प्रेगनेंसी अचीव करी या प्रेगनेंसी नहीं करी तो उन महिलाओं में ये कैंसर्स होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा देखी गई है। डेफिनेटली अपनी बॉडी के हार्मोन्स बहुत चेंज हो जाते हैं जब वो महिला प्रेग्नेंट होती है और लैक्टेशन कर रही होती है या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है, तो उसका बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकती हैं। जी ममता मैम, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। मैरिज करना हमारे समाज की एक आवश्यकता भी है, बच्चे करना भी एक आवश्यकता है। जो मैं जिस टॉपिक को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ, इससे समाज चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे रसिया का हो, समाज ही होता है। इस पे कुछ असर पड़ता है जो सोच एक चल रही है अभी, क्योंकि जो रिसर्च है वो कहती है कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस बात को लेकर के कहा है कि मैरिज करनी ही क्यों है, और जैसे मैंने पहले भी कहा, कर भी लेते हैं तो बच्चे नहीं करने। क्या असर पड़ेगा इसका? योगेंद्र जी, ये एक बहुत ही सेंसिटिव और नीड ऑफ द टाइम है ये टॉपिक। यहाँ आने से पहले जब मैं कुछ रिसर्च इस बारे में कर रही थी तो US की एक कंपनी है PU जो कि सर्वे कंडक्ट करती है, तो उन्होंने जो अपने देश में सर्वे कंडक्ट करवाए उसके अकॉर्डिंग, ये US की बात कर रही हूँ मैं, भारत पर मैं बाद में आती हूँ, तो US में युवा जो है वो शादी करना ही नहीं चाहता। तो उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली हमारे यहाँ से डिफरेंट है।
उनके अपने रीजंस हैं, लेकिन वहाँ भी युवा शादी नहीं करना चाहते। आप जापान ले लीजिए, एक और एग्जांपल है जहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 80% आज की तारीख में एक लायबल पॉपुलेशन है, और यंग जो जिन्हें हम जो बोलते हैं यंग युवा वर्ग, उसकी कम्प्लीटली वहाँ कमी है। तो वहाँ एक समस्या पैदा हो रही है कि आने वाले टाइम में देश को संभालेगा कौन, और हम आज उसी तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए शायद ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है, बीइंग एट नंबर 1 इन द वर्ल्ड, और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आप उस हिसाब से अगर देखते हैं तो एक टाइम बीइंग ये बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन जो इससे हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी परंपराएं आज तक चलती आई हैं, वो सारी इससे इफेक्ट होंगी। तो अगर ये इसको समय रहते अगर हमने इसको चेक नहीं किया तो आने वाले समय में हमारे देश की भी वही हालत होने वाली है जो आज यूएस है या जापान है, जहाँ पर आने वाले टाइम में देश को संभालने वाला उनके पास कोई नहीं है, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इमिग्रेंट्स। जो बाहर से आने वाले आबादी है उस पर वो कम्प्लीटली अब डिपेंडेंट है। और कई तो देश ऐसे हैं यूरोप में जहाँ पर वो यंग लोग हैं, जिम्मेदारी से बचने के लिए कह लीजिए, या फाइनेंशियल उनके रिस्ट्रिक्शंस हैं, या वो आज़ादी ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्होंने शादी ना करने के साथ साथ बच्चे ना पैदा करने का भी एक उन्होंने जो सोच बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए हैं। दे आर प्रमोटिंग कि मदर हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन, दे आर गिवन रिबेट इन द टैक्सेस, या कुछ ऐसी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं ताकि लोग इस तरफ बढ़ें, इस तरफ थोड़ा ध्यान दें। आने वाले समय में उनके देश में जो उनके देश को रन करने के लिए उन्हें जो पॉपुलेशन चाहिए यंग लोगों की, वो उस लेवल तक पहुंच पाएँ। अभी हम उस चिंता से थोड़ा दूर हैं, लेकिन आपने मुद्दा बहुत सही समय पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए उठाया है। अगर हमने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है वो समस्या हमारी भी हो सकती है। जी डॉक्टर दीपिका, यहाँ एक अवेयरनेस की बात भी आती है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारी सोसाइटीज़, डॉक्टर्स, अभी पिछले दिनों भी जैसे कैंसर को लेकर के अवेयरनेस था, कभी अलग अलग उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। क्या वाकई हमारी एक सोशल लाइबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके नाते कुछ विचार करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए कि हाँ वास्तव में काउंसलिंग की तरह? बिल्कुल, मतलब काउंसलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेरे ख्याल से। अगर कोई महिला, क्योंकि आजकल ये जैसा कि मैडम ने बताया कि कल्चर आ गया है नई महिलाओं में कि हमें जॉब करनी है, हमें अपना पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है रादर देन फैमिली को बढ़ाने पे, उसको वो सेकेंडरी डील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम प्राइमरी अपना करियर फोकस करें या अपनी लाइफ को पहले सेटल करें। तो उसके लिए बहुत अच्छी उनको एक काउंसलिंग की ज़रूरत है कि अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो ठीक है, आपके पास समय है, पर आप जब तक मैं छोटा सा इसमें एडिशन करना चाहूँगी कि एक प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं एग फ्रीजिंग या ऊसाइड प्रिजर्वेशन हमारी भाषा में, जिसमें महिलाओं के अगर एग उस समय पे यंग एज में निकाल के उनको फ्रीज कर लिया जाए, या उनसे अगर मैरिड हैं, अगर सेम हस्बैंड के साथ में उनसे एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर लिया जाए, तो वो 10 साल बाद भी चाहे उसे प्रेगनेंसी अचीव कर सकती है, उससे हेल्दी प्रेगनेंसी मिलेगी। तो अगर सिर्फ प्रेगनेंसी ना करने का कारण सिर्फ इतना ही है कि हमें कुछ टाइम चाहिए, 5 साल चाहिए, 6 साल चाहिए, तो तब तक आप अपने जब तक रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी अच्छी है उसको आप फ्रीज करवा के रख लीजिए। उसमें IVF आपकी बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकता है। तो ये हम काफ़ी पेशेंट्स को सलाह देते हैं या काउंसलिंग करते हैं कि अगर अपने को डिले करना है तो डिले कीजिए, कोई डाउट नहीं है, बट आजकल टेक्निक्स इतनी आ गई कि उसको आप यूज़ कीजिए। आप प्रेगनेंसी को पूरी तरीके से नकारे नहीं, मतलब क्योंकि प्रेगनेंसी अल्टीमेटली आपको एक अलग खुशी, अलग इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी ज़रूर से देती है। जी, लीना जी हमारे साथ में जुड़ी हैं। लीना जी, टॉपिक हमारा ये है कि मैरिज डिले, मैरिज नहीं करनी, पहले तो करनी नहीं है, करनी है तो डिले में भी बच्चे नहीं करने, तो ऐसे कुछ बातें होती हैं किसी से, क्योंकि आप खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ममता जी ने कहा कि न केवल भारत में, दुनिया के कई मुल्कों का उदाहरण भी दिया और उनके फिर सामाजिक संरचना पे उसका कितना विपरीत असर पड़ रहा है। हम बहुत घबराने वाली बात हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन जो यंग जनरेशन है उसकी सोच यही होती चली जाएगी, तो 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, फिर वो एक मेजोरिटी कायम होती है कि नहीं बिल्कुल करना ही नहीं है। तो कुछ आती हैं चर्चाएं और ये चिंता की बात है कुछ?
जी बिल्कुल, ये एक चिंता की बात है क्योंकि हमारी यंग जनरेशन अभी का ही सोच के चल रही है और उनका जो मानना है कि शादी नहीं करना और अपने करियर पे फोकस करना, उसके अलावा वो लोग अपनी मौज मस्ती पे और इन पे जो इतना हम अर्न कर रहे हैं तो हम पहले लाइफ जी लें, उसके बाद कई लोगों को तो हमने ये कहा है, कहते भी सुना है कि अभी शादी मतलब दिस इज़ नॉट अ राइट एज टू मैरी, और अभी तो हमें लाइफ जीनी है। तो लाइफ क्या शादी के बाद जी नहीं जाती? क्या शादी के बाद लाइफ खत्म हो जाती है? पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है उन लोगों से। दूसरी चीज़, अगर आप अभी अपने मौज मस्ती और इन सब को मद्देनजर रखते करियर की हम बात करते हैं, तो करियर आपका आफ्टर मैरिज भी ऐसा नहीं है कि आजकल, क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो गई है, लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई भी काम करती हुई महिला या कोई भी, आजकल हस्बैंड भी काम करते हुए महिलाओं को बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि समाज को ये समझ में आने लग गया है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी उतना ही योगदान है, और महिलाएं भी अगर काम करेगी तो वो एक परिवार को, एक समाज को और मतलब एक ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है। तो वो तो आजकल बैरियर्स हट ही गए हैं। पहले के ज़माने में होता था कि हमें काम करती हुई मतलब कोई भी जॉब करती हुई लड़की से शादी नहीं करनी, या कोई बिजनेस करती हुई लड़की से शादी नहीं करनी, तो वो एक पुरानी बातें हो गई हैं। आजकल तो फैमिली ही सपोर्ट करती है, और उसके बाद हम लोग अभी का जो हमारा वर्तमान हम लोग जी रहे हैं खुल के, पर हमारा भविष्य क्या होगा वो हमने नहीं सोचा, क्योंकि एक एज तक तो ये सब चीज़ें मौज मस्ती और साथ में रहना ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, पर आफ्टर द एज जब हमें किसी अपने जीवन साथी की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक एज के एक पड़ाव के बाद एक ऐसा बंदा जो कि हमारे जीवन साथी के रूप में जाना जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना, बच्चे भी पढ़ के और बाहर चले जाते हैं और फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं रहता, अंत तक जो साथ निभाता है वो एक जीवन साथी होता है, जो कि आपकी जब आप इस एज में होते हैं जहाँ आपके आसपास के लोग, क्योंकि आप एक 50-60s तक आप वर्किंग रहते हैं, उसके बाद आपके पास पूरा समय होता है, तो उस समय कोई ना कोई आपके साथ ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी सेम एज में आपके साथ खड़ा हो, आपके दुख दर्द को बांटे। इससे क्या होता है कि अभी तो हम लोग बहुत ही उसमें जा रहे हैं कि ठीक है लेट गो कर देते हैं मैरिज को, या फिर वर्तमान स्थिति में कि उनकी लड़ाई झगड़े और ये सब पार्ट लीना को जी, देख के। आपको मैं कंटिन्यू रखना चाहूंगा। मैं लीना जी के बारे में बता देता हूं कि जो बच्चे ये सोच के चलते हैं कि यार ये राइट टाइम नहीं है मैरिज का अभी करियर पे, लीना जी खुद मैरिड हैं, एक इंडस्ट्री भी चलाती हैं खुद के दम पे, मॉडलिंग करती हैं, और मिसेज इंडिया का एक टाइटल इन्होंने जीता है, पूरी तरह से अपने परिवार को भी समय देती हैं, बच्चे भी इनके हैं। तो मुझे बता दीजिए कि कौन सी खुशी में कम इनके चेहरे से भी लग रहा होगा, एक बार मुस्कुरा भी दीजिए। तो ये तमाम चीजें, मेरे बुलाने का जो कॉन्सेप्ट था, बड़ी रिक्वेस्ट की मीटिंग छोड़ के भी अभी आई है हमारे बीच में, मेरे बुलाने का मकसद भी यही था। डॉक्टर गुरनानी हैं, ममता शेखावत जी, अगर आप इनसे पूछेंगे, वैसे महिला से एज भी नहीं पूछनी चाहिए, और मैरिज कभी राइट टाइम इनके मैरिज हुई है, सब अपनी लाइफ जी रही हैं और बहुत अच्छे से करियर के साथ में, नहीं कोई बेरोजगार बैठी हैं घर में केवल बस परिवार को संभाल रही हैं। परिवार के संभालने के साथ साथ जो तीनों हमारी पैनलिस्ट हैं, ये दोहरी जिम्मेदारी भी निभा रही हैं, अपने अपने क्षेत्र में बखूबी से काम कर रही हैं, वर्किंग वीमेन हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, मेरा जो मकसद और कॉन्सेप्ट केवल ये नहीं है कि चलिए टाइटल लिया, 25 मिनट हमने चर्चा कर दी और काम कर, ये नहीं है। हम चाहते हैं कि ये बात पहुंचनी चाहिए। मीडिया का भी अपनी एक भूमिका होती है। रिसर्च रिपोर्ट तो हमने चला दी, लेकिन रिसर्च रिपोर्ट के साइड इफेक्ट्स क्या हैं उस पर हमें गौर करना चाहिए, और क्यों जरूरी होना चाहिए कि सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। और इसी से मैं कंटिन्यू करूंगा मैं, क्योंकि आपके बारे में अगर बताना जरूरी था, ये मीटिंग से मैंने रिक्वेस्ट की और फिर इनको बुलाया है। जी कंटिन्यू करिए आप अपनी बात। सर देखिए, मेरी जो मैरिज है वो तो बहुत ही जल्दी हो गई थी, 18 ईयर्स में, वो तो राइट टाइम होता भी नहीं है शादी का, बट उसके बाद ही मेरा जो करियर है मैंने स्टार्ट किया, अपनी स्टडीज़ भी उसके बाद ही कंप्लीट करी, उसके बाद ही मैंने एक काम भी, अपना बिजनेस की भी बुनियाद रखी, और उसमें मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट है। आज का आप समाज में देख रहे हैं, फिर मैं पॉइंट पे आ जाती हूँ कि समाज में आजकल लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जो लड़कियाँ आजकल जो 30 साल के बाद, 30 साल तक तो उनकी लाइफ में कोई हर्डल्स नहीं होते हैं, आफ्टर 30 उनको ये नहीं समझ आता कि अब हम क्या करें। वो ऐसे पड़ाव पे आके खड़े हो जाते हैं, लड़के लड़कियां मैं दोनों की बात कर रही हूँ, वो ऐसे पड़ाव पे आके खड़े हो जाते हैं, ना तो उनको सच्चा जीवन साथी मिल पाता है जो कि उनके साथ लॉन्ग टाइम तक चल सके, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका जो नेचर है, आपका जो मेंटल लेवल है वो इतना डेवलप हो चुका होता है, आप इतना मैच्योरिटी लेवल क्रॉस कर चुके होते हैं कि आपको किसी के साथ रहना फिर बहुत टफ हो जाता है,
है, क्योंकि एक यंग एज में अगर आप जैसे 25-26 साल जो कि हमारी एक बहुत ही नेचुरल एज होती है मैरिज की, उससे अगर आप बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद आप आज़ाद ख्यालों के हो जाते हैं और आप किसी का साथ, उसके बाद आपको किसी के साथ रहना थोड़ा समझ नहीं आता है या फिर आप उसमें रह नहीं पाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वो डिप्रेशन मोड पे भी चले जाते हैं और डिप्रेशन मोड में जाने पर फिर वो सोचते हैं अब हमारी ज़िंदगी का क्या। तो ऐसे पड़ाव में आने से अच्छा है कि हम टाइमली हम एक ये जो डिसीज़न है अपनी लाइफ का वो लें और समाज में जो चलती आ रही है रीतियाँ उनका पालन करें और उसके साथ ही अपना डेवलपमेंट करें, अपनी फैमिली का डेवलपमेंट करें। और जहाँ तक नेचर के जो विरुद्ध हम लोग काम कर रहे हैं वो ना करें, क्योंकि जो भी आज तक हम अपने एक ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो एक बहुत बड़ी बात है, एक हम नेचुरल वे में अगर हम जैसे पेड़ों की कटाई भी अगर हम करते हैं बियॉन्ड नेचर के जाकर, जो कि नेचर ने हमें दी है, सौगात दी है लड़कियों को, जो एक फिजिकल बॉडी दी है, अगर हम उसके विरुद्ध जाके करते हैं तो कोई ना कोई नुकसान तो हमें भरना ही पड़ेगा। तो उसको भी हम ध्यान में रखकर अपनी ज़िंदगी जिए और उसकी नींव रखें। जी ममता मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। आपने कई कंट्रीज़ की बात की, यूरोप का भी जिक्र किया। चलिए जापान का कई बार मैं देखता हूँ कि 80 से 88% तक वहाँ पे बुजुर्ग हो गए, मतलब बुढ़ा जापान कहा जाता है आजकल। वो तो चलिए एक अपना जीवन निकाल देंगे, क्योंकि आज दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं, NGOs हैं, लोग आज भी हेल्पिंग नेचर के हैं, क्योंकि कोविड से भी हम लोगों ने देखा एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो उनके ग्रुप भी बने हुए हैं, हर मुल्क में मिल जाएंगे, उनके इंटरनेशनल चैन्स हैं कि कहीं पे कोई ऐसे हैं तो उनको कंपनी देनी है, ओल्ड एज होम्स हैं, ये भी चल जाएंगे। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं कि जो जनरेशन आज ये सोच रख रही है वो कहीं सीख पाती है कि ये स्थिति हमारी भी बनेगी। चलिए बुजुर्ग तो निकल जाएंगे एक दंपत्ति के रूप में, उन्होंने मैरिज तो की, लेकिन ये जब करेंगे ही नहीं तो इसके असर क्या पड़ेंगे? देखिए, पहला असर तो देश की आबादी पे पड़ेगा, क्योंकि देश को चलाने के लिए आज मान लीजिए हमारा देश है, आप हमारा भारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज सब सर्व रूप से संपन्न आप कह सकते हैं, आज हम पूरा बैलेंस्ड है कंट्री। लेकिन अगर ये जो प्रोसेस है कि जो डिनायल ऑफ मैरिज है या नॉट हैविंग किड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो एंटी नेटालिस्ट जिनको बोला जाता है, देयर इज़ अ टर्म फॉर इट, जो बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं, तो अगर ये बहुत समय के लिए मान लीजिए आप एक डेकेड तक भी रहा तो आने वाला, जैसे लीना जी ने भी बोला अभी कि आने वाला जो भविष्य है वो हमारा खतरे में है। तो आप देखिए हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं, इस देश को चलाने के लिए जो यंग आबादी हमें चाहिए कि अगर उस पर रोक लग जाती है तो आने वाले समय में इस देश का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा है कि बहुत सारे सामाजिक, आप देख ले, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक नेचुरल एक नेचुरल तरीके से ह्यूमन बीइंग के लिए तरीके से बनाई गई है। अगर हम उसके विरुद्ध जाकर कोई भी काम करते हैं तो वो हमेशा ही नुकसानदायक होता है। तो ये इसी तरह शादी ना करना या सही समय पर ना करना या फिर बच्चों का ना होना फैमिली में, आज हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा हो, आप अपनी आज़ादी को लेके खुश हैं, आप पे जिम्मेदारी नहीं है, या आप बहुत खुश हैं, या जो भी है उसका रीज़न, आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट एंड यू कैन स्पेंड द होल मनी ऑन योर सेल्फ। लेकिन कुछ समय बाद आपके साथ कौन है, एक एज के बाद आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होगी, कोई आपको साथ चाहिए होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो एक जो सालों से मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जैसा कि हिस्ट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज रखती हूँ मैं। ये जो शादी की प्रथा है ये करीबन 4,500 साल पहले मेसोपोटामिया में शुरू की गई थी। तो उस टाइम आप देखें, उस टाइम इस धरती पर मानव जो है वो बहुत कम संख्या में थे। तो उसी टाइम उन लोगों ने रियलाइज़ कर लिया था कि उन्हें आने वाली जनरेशन चाहिए जो उनकी सभ्यता को बढ़ा सके। और अगर इस चीज़ को अगर अब हम रोक रहे हैं तो टाइम बीइंग इट्स ओके, आप हमारी देश की आबादी कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है, कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, हर उम्र की एक महिमा है, हर एक उम्र की एक ज़रूरत है, तो वो हम उसके अगेंस्ट जाकर अगर कुछ भी करेंगे तो ना वो हमारे लिए स्वयं के लिए भी ठीक नहीं है, ना वो समाज के लिए सही है और ना ही देश के लिए। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म को बेनिफिट या उसको देखकर नज़रअंदाज करना एक अच्छा आइडिया तो नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आज भी हम बड़े खुशनसीब हैं कि भारत युवा भारत कहा जाता है और दुनिया देख रही है हमारी तरफ। टॉपिक अर्ली हो सकता है कि लग रहा हो लोगों को कि ऐसी भी कोई बात नहीं है कि इतनी जल्दी क्या हो सकता है, लेकिन हम एक
आपको सावचेत कर रहे हैं कि हम अगर उस दिशा में जाएंगे तो हिस्ट्री जरूर पढ़िए, जापान को पढ़िए, यूरोप के कई कंट्रीज हैं उनको पढ़िए, अमेरिका को भी आप पढ़िए कि रिसर्च में क्या कहा जा रहा है कि लोग उनको चेतावनी दे रहे हैं, चेता रहे हैं कि इस रूट, ये प्रॉपर रूट आपका वे नहीं है, आपको इस रूट में जाना ही पड़ेगा। आपका सामाजिक ताना बाना है वो छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए, क्यों अलग तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और केवल एक संबंध जो होते हैं हमारे मैरिड लाइफ है उसमें एक भरोसा होता है, उसके साथ साथ एक सामाजिक जो ताना बाना संरचना जो बनी हुई है, मैम समाजशास्त्र से भी ताल्लुक रखती हैं, मैंने भी पढ़ा है वो सोशियोलॉजी। कभी से जो 4,500 साल की बात कर रही हैं, उसके बाद में फेजेज में आप सोचिए कि मानव सभ्यता का उद्गम जब से हुआ, एक सोच उसी वक्त से चल रही है कि परिवार भी होना चाहिए, समाज भी होना चाहिए, परिवार समाज डेवलपमेंट वैसे ही हुआ है सोच के साथ में, तभी राज्यों की संरचना हुई, उसके बाद में देश बने। ये संरचना वहीं से एक परिवार की थ्योरी लेकर के ही सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो आज अगर हम वाकई इसको हम डाइवर्ट करेंगे या फिर उसके प्रति सोच नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य बड़ा खतरा होगा हमारे समाज का, संरचना का, हमारा जो एक ताना बाना जो बना हुआ होता है, एक सामंजस्य जिसे कहूँ मैं, सौहार्द तो चलिए अलग बात होगी, लेकिन इमोशंस की बात जरूर मैं यहाँ करना चाहूँगा। मैं वापस एक बार लीना जी के पास में जाना चाहूँगा। मैम, कभी ये विचार आता है कि चले आज तो आपने पहले भी कहा कि मौज मस्ती यूथ हैं, कुछ नहीं के कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, कल किसने देखा है, ये बात एक जनरली सोचते हैं लोग। लेकिन हम अगर उस स्ट्रक्चर के साथ में सोचें जैसे मैम भी कह रही हैं, और ये हिस्ट्री भी है, वर्षों से परिवार की संरचना से ही हमारे राज्य और देश बने, उनका निर्माण उसी तरह से हुआ है। देश पहले बनाओ, परिवार बाद में बना, ऐसा नहीं है। परिवार एक इंसान की सोच, परिवार उसके बाद में बनाए सारी चीजें। ये मतलब एक कालखंड के अनुसार अगर हम इसको देखेंगे तो वाकई एक चिंता अगर है भी तो हमें किस चीज़ को लेकर अवेयर रहने की आवश्यकता है। जैसे अभी दीपिका जी ने कहा कि हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं लोगों की कि भाई एटलीस्ट इस ओर ध्यान दीजिए आप। सर देखिए, इसमें हम लोगों की जो अभी यूथ्स हैं वो अपनी फैमिली में या किसी भी मतलब हस्बैंड वाइफ को अभी जो देखते हैं कि वो लोग करियर को लेकर चिंतित रहते हैं और फिर उनमें काफ़ी आपसी झगड़े होते हैं, या फिर वो उनका क्या बाहरी चीज़ें देखते हैं, जो उनका आपसी प्यार है, उनका विश्वास है, जो कि एक क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ ही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें वो आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। कुछ एक हर चीज़ के अलग होते हैं जिसमें कमियां होती हैं, हर जगह होती हैं, बट अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ इज़ देयर, जिससे आप कुछ भी एक पर्सनल लेवल पे शेयर कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी होती है जिसको एक जो ह्यूमन बॉडी होती है उस वो एक नेचुरल थिंग होती है उसमें कि वो उसको कोई ना कोई साथ जरूर चाहिए, क्योंकि आपको भी पैदा ही किया गया है, आप भी इस धरती पे आए हैं और आपने भी उसी प्रोसेस से सब कुछ किया है। और हमारे जो भी बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमारे रीति रिवाज बनाए हैं या शादी की, जैसे मैम ने कहा कि नींव रखी गई, वो सब भविष्य को लेके रखी गई थी। आज जो भी उन्होंने जो भी हमारी छोटी से छोटी जो रीति रिवाज या जो भी कुछ रखा है वो इसीलिए रखा है। उसको अगर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, उसके डेप्थ में जाएंगे तो उसमें कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन भी होता है। तो साइंटिफिक रीजन, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि हम लोग उनकी जो चीजें हैं, उनके जो नींव रखी गई हैं, उनको हम केवल एक रूढ़िवादी सोच समझकर उसको नकार देते हैं। बट अगर जब हम डेप्थ में जाते हैं तो हम देखेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ रीजन होता है, चाहे वो आपकी ह्यूमन बॉडी को लेके हो जाए। आज महिलाएं हैं जो वो बोलती हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हमें बच्चे नहीं चाहिए, हमारा फिगर खराब हो जाता है। ठीक है, आपका थोड़े टाइम के लिए फिगर बहुत अच्छा रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम जब आप एक एज को क्रॉस करेंगे तो आप में जो बीमारियां होंगी, आपके जो हार्मोनल डिसबैलेंस्ड होंगे, आपका जो नेचुरल प्रोसेस है उसको अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, तो कोई भी मशीन को अगर आप देखें तो यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें जंग लगती है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी है, अगर आप किसी भी अपने अंग को यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें भी जंग लग जाएगी और उससे काफ़ी बीमारियां आपको आती हैं जो कि आपके भविष्य को आपको ख़राब करती है। तो उन सब चीज़ों को लेकर हमें एक काउंसलिंग करनी चाहिए। NGO से भी मेरा निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि NGO को कुछ इस ओर अग्रसर करें और उनको प्रेरित करें कि वो काउंसलिंग करें। जैसे कि हम लोग कई काउंसलिंग महिलाओं की
हम लोग करते भी हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि आजकल बॉलीवुड और इनके ट्रेंड देख के उनकी तरफ हम लोग उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। बजाय उनको फॉलो करने के हमें ये करना चाहिए कि जो हमारी नेचुरल चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट होंगी उन पे वर्क करें। तो उसकी हमें महिलाओं को और पुरुषों को भी काउंसलिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं चलते चलते ये बात जरूर कहूँगा, केवल महिलाएं नहीं, पुरुषों का भी रेशो उसमें उसके आसपास से, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, महिलाओं का 63 के आसपास है, तो पुरुष जिनसे बात हुई है वो लगभग 34-35 के आसपास जा रहा है। तो ये सोच कहीं ना कहीं डेवलप इसी तरह की हो रही है। बड़ी मुश्किल से भारत का महिला और पुरुष का जो रेशो आई थिंक काफ़ी बेटर हुआ है पहले कुछ सालों से, और अगर हम उसी स्थिति में चले जाएंगे तो बहुत, आप बिल्कुल कैरियर की फिक्र करिए, अपनी खुद की फिक्र करिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपका बुढ़ापे का जो सहारा होता है वो आपके बच्चे होते हैं, आपकी पत्नी होती हैं। आप पत्नी हैं तो पति आपका सहारा होता है। कहा जाता है कि एक माँ के साथ में जो शेयर कर सकता है बच्चा, वो एक पत्नी के साथ ही कर सकता है और किसी के साथ नहीं कर सकता है। तो हमारा जो एक सोशल स्ट्रक्चर है वो इमोशन से भी जुड़ा हुआ है, कुछ इसी तरह का बना हुआ है। तो चिंता की एक बात इस वजह से हुई कि जब रिसर्च रिपोर्ट उसमें हमारे देश का भी नाम आया तो एक चिंता थी, और आज हमने हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में ये शेयर की है। और मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। काउंसलर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, समाज में जो जिसकी भूमिका होती है ज़रूर इस ओर अपने कदम बढ़ाएं, अपनी सोच को आगे लेके आएँ, ताकि जो एक हमारा सामाजिक ताना बाना है वो बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे विपक्ष से, कांग्रेस से खासकर नेता धीरे धीरे छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और निश्चित रूप से जब पॉलिटिकल हलचल होती है तो सियासी समुद्र में कुछ लहरें ज्यादा उठने लगती हैं, और ऐसा ही कुछ इन दिनों हो रहा है। बात राजस्थान से, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कांग्रेस के कद्दावर नेता और लंबी पारी, वो दिल्ली पहुंचे। अटकलें हैं कि वो भाजपा में जा रहे हैं। अटकलें और बढ़ना तब शुरू हुई जब उन्होंने इसको खारिज नहीं किया और कांग्रेस की 4 बुराइयां कर दी कि कांग्रेस में दम घुट रहा है, कांग्रेस में तानाशाही चल रही है, बहुत सारी चीजें। उससे लग भी गया कि उनका रूट तय हो चुका और बस अब उनको जाना है। कमलनाथ अपने बेटे के साथ में पहुंचे दिल्ली। कमलनाथ ने लेकिन इस बात को खारिज नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स यानी कि सैटरडे दोपहर से जब चलना शुरू हुई तो किसी ने खारिज नहीं किया कि कमलनाथ नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कमलनाथ गांधी परिवार के तीसरे बेटे हैं, इंदिरा गांधी के, तो वो कैसे जा सकते हैं। लेकिन कमलनाथ ने खारिज भी नहीं किया और इस बात को भी नहीं लगाया कि बिल्कुल माताजी के दामन में इतने लंबे समय हमने बिताया तो हम नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस पे एक चर्चा करना लाजमी होगा कि क्या कुछ हो रहा है, इसका बीजेपी पे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, विपक्ष पे क्या आएगा, क्या कांग्रेस मुक्त भारत की जो सोच लेकर के मोदी चल रहे हैं उस और आगे कदम बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट का पैनल है। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं दिल्ली से। हमारे साथ आदित्य कांत जी जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। आदित्य सर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। किस तरह की चर्चाएं हैं दिल्ली में? राजस्थान के नेता कई लाइन में हैं, कमलनाथ पहुंच चुके हैं वहां पे, बीजेपी का अधिवेशन चल रहा है ना, बीजेपी इस बात को खारिज कर रही है, कमलनाथ एकदम से नो कमेंट्स करके एयरपोर्ट से निकल लिए। तो उनकी खामोशी ठप्पा लगाती है इस बात को। और चलिए, अगर वो चले भी जाते हैं तो वाकई हमारे देश की सियासत पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए योगेंद्र जी, ये अब एक्चुअली अगर हम पिछले 1 से 2 महीने के बीच में जिस तरह से पलायन कांग्रेस के नेताओं का हो रहा है या बाकी नेताओं का भी हुआ है, तो उससे एक चीज तो बड़ी क्लियर हो रही है कि इस तरह की डेवलपमेंट अब पॉलिटिकल सर्कल्स में या इवन जर्नलिस्टिक सर्कल्स में भी कोई सरप्राइज नहीं है, और इसको लोग बड़े एक्सपेक्टेड टर्म्स में ले रहे हैं। तो जहां तक कमलनाथ जी का है, उन्होंने अभी मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले शायद जैसे आप चर्चा कर रहे थे ये कहा है, तो उन्होंने डिनाई नहीं किया है। तो अगर डिनाई नहीं कर रहे हैं तो सबको यही है कि बट इसमें अभी वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन है। ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ पार्टी क्विट कर दें, और क्योंकि अब भविष्य तो उनके बेटे नकुल का है जो ऑलरेडी अपने लेवल पे भी, और कमलनाथ जी ने भी वहां से छिंदवाड़ा से ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे कि वो वहां से कैंडिडेट होंगे। अब वो कैंडिडेट अब बीजेपी के भी वहां से हो सकते हैं। तो अभी सारा का सारा, और जिस तरह से बीजेपी का अधिवेशन है, और बीजेपी के नेताओं ने मध्य प्रदेश में भी ये बात कही है कि बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं, तो इसमें कोई अभी सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन अभी फिर भी ये देखने वाली बात होगी कि इसमें कमलनाथ जी एक्चुअली वो ज्वाइन भी करते हैं इमीडिएटली कांग्रेस, या उनके बेटे ही ज्वाइन करके कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो स्पेकुलेशन अभी बस मुझे लग रहा है कि जल्दी ही सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगी, जिस तरह से अभी ये गहमा गहमी चल रही है और एक्टिविटीज हो रही हैं। तो काफी, बट ये है कि इंटरेस्टिंग सिचुएशन तो बनी हुई है, क्योंकि कमलनाथ एक बहुत पुराना उनका संबंध रहा है, ऑलमोस्ट कितने 3 डिकेड से ज्यादा का, और नेहरू गांधी परिवार के कितने क्लोज माने गए हैं। तो ये इन ए वे एक सीरीज में से लास्ट नेताओं में से होंगे जो पुरानी जनरेशन के हैं और कांग्रेस से जो अलग होते हुए दिखाई देंगे। पहले हमने गुलाम नबी आजाद को भी देखा था, जहां से शुरुआत हुई थी। तो अब ये स्थिति बनी हुई है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन कोई बहुत सरप्राइज इसमें लोगों को नहीं लग रहा है। इंटरेस्टिंग ये है हालांकि अब पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से कि ये वही कमलनाथ जी हैं जिनके लिए ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में हुआ था, और जूनियर सिंधिया जी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। बट पॉलिटिक्स वो सारी अनसर्टेनिटीज और सरप्राइजेस की एक वो अपने आप में एक पूरी की पूरी गेम है जिसको देखा जाता है। तो बट ये है कि अब लोग सरप्राइज होना बंद हो गए हैं, फिर भी नजरें सबकी टिकी हुई हैं कि आगे अभी क्या होता है। बिल्कुल। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी का दौर भी ऐसा ही था, लोग छोड़ छोड़ करके इंदिरा गांधी के पास में जा रहे थे, वो दौर देखा आपने। तो इस ऐसी चीजों का असर क्या पड़ता है? क्योंकि बीजेपी में आज मुझे लगता है कि
वर्क फोर्स की कोई कमी नहीं, कार्यकर्ता इतने हैं, मजबूत हैं, धरातली कार्यकर्ता, उनका पास अपना एक स्ट्रक्चर है। उसके बावजूद क्यों आवश्यकता पड़ रही है, लोग जा रहे हैं, या फिर बीजेपी में ही उन्हें अपना भविष्य दिखाई देता है? और अगर दिखता भी है तो बीजेपी का मूल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ता और नेता भी बनना चाहता है, नेता होता है तो टिकट भी चाहिए होता है, उन पे क्या असर पड़ता है ऐसे केसेज में? देखिए योगेंद्र जी, इसमें एक बात बड़ा गौर करने की है कि आज़ादी के बाद में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनमें ना इत्तेफाकियों पे डिवीजन हो जाते थे। सोशलिस्ट पार्टी के हमने 3 टुकड़े देखे हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। उसी तरह से कम्युनिस्टों के हमने 3 टुकड़े देखे हैं, सीपीआई देखा, सीपीएम देखा, सीपीआईएमएल देखा, वैचारिक मतभेद। वैसे कांग्रेस के टुकड़े भी देखे हैं, वैसे जनसंघ के टुकड़े हमने नहीं देखे, या और किसी पार्टी के, जनता दल के हमने टुकड़े देखे हैं। तो देखिए, आपका वैचारिक मतभेद होने पे आप स्वतः ही अपनी एक सियासत खड़ी करते हैं, तो उससे तो आपका दबदबा और रुतबा बढ़ता है। लेकिन जब आप जाकर के कहीं पिछलुग्गू की तरह कहीं बैठ जाते हैं, और वो वहां बैठ जाते हैं जहां आपका वैचारिक कोई तालमेल नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति अगर आकर के और कांग्रेस में आता है तो उसका कोई तालमेल नहीं। जैसे हम कह सकते हैं घनश्याम तिवारी आए तो उनका तालमेल नहीं बना तो वापस चले गए। बड़ा मुश्किल है कि जिस तरह की आपकी धारणा देश के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, संविधान के बारे में आपकी जो राय होती है वो सारी आपके आड़े आती हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पे हो रहा है कि इसके बाद में जो ये इधर से स्टार्ट हुआ है, जब से मोदी जी के यहाँ से एक मॉडल स्टार्ट हुआ कि आप अपने यहाँ मिला लीजिए, सरकार बना लीजिए, और लोग आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं, आरोप होता है भाई पैसे दे के आ गए और पैसे लेके बैठ गए, इस तरह का सिलसिला बना। एक नया सिलसिला है ये, राजनीति की जो मॉरलिटी है, जो उसकी एक नैतिकता है, उसको नष्ट करने वाला रास्ता है। आप कैसे तो उसे स्वीकार कर लेते हैं, जो इतिहास के तथ्य हैं ये, कि अगर आपने किसी राजा के साथ में गद्दारी करके किसी बादशाह के पास में गए तो उसने आपकी बात सुनी और आपका सर काट दिया कि तुम अपने उनके ही नहीं हो, तुम यहाँ कहाँ पे हो सकते। लेकिन अब चीजें दूसरी है, राजनीति में इनका फायदा उठाने का सिलसिला हो रहा है। आप जाते हैं और आपको मंत्री बना दिया जाता है, और उसके बाद में आप जिस तरीके से धारा प्रवाह वकालत करते हैं वो जो बुनियादी रूप से जो लोग उस पार्टी में पैदा हुए वो भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह का दृश्य बन रहा है। तो ये जो अभी है, इसको जनमानस समझने लगा है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोगों की इज्जत सामान्य जन में समाप्त होगी। वैचारिक जब दबदबा बढ़ेगा, जातियों का जब स्वरूप सामने आएगा कि ये क्या हो रहा है, हमारी कम्युनिटी कैसे क्या कुछ कर रही है, हमारा किस तरीके से हमें याद किया जाता है। जैसे मीर जाफर क्या क्या नाम थे ना उस वक्त में, वो सब वो वैसे जब होने लगेंगे तब लोग जाना बंद करेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये जरिया बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार करना चाहती है और विस्तार करने का उन्होंने एक मॉडल बनाया है। कांग्रेस अपने आप को रोकना चाहती है, तो उनके पास में मॉडल सिर्फ यात्रा कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही वैचारिक प्रतिबद्धता जो पहले एजुकेशन हुआ करती थी पॉलिटिकल पार्टीज में, कि आपका घोषणा पत्र, आप किस लिए आप इस पार्टी में हैं, क्यों हैं, उस पार्टी की क्या दिशा है, क्या बनाना, कैसा देश बनाना चाहती है, चाहे वो जनसंघ रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी या वामपंथी रहे हो। इनका अपना एक दृश्य है जिसके साथ में आप जुड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में मिक्सअप होना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का मिक्सअप होना आश्चर्यजनक लगता है कि जिस पार्टी को आप सांप्रदायिक, फासिस्ट और क्या क्या कहते रहे हैं, उसी पार्टी में आप चले गए और आपको स्वीकार कर लिया गया। आश्चर्य इस बात का होता है। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पे नेताओं का एटलीस्ट इतनी तो कम से कम एक तकलीफ वो बयान करना चाहता हूँ कि वो लोग जो उस पॉलिटिकल पार्टी के कमिटेड लोग हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस काम के लिए दिया है, उनके सामने बड़ी अड़चन आ गई। एक ऊपर से पैराट्रूपर्स की तरह से आया और ये आकर के बैठ गया, उसको ये पोजीशन मिल गई। इस तरह की हताशा जब पैदा होने लगेगी तो संकट हो जाएगा फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्योंकि अभी तक तो आपके भय से, डर से सारा सब सिलसिला हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसका डेमोक्रेटिक स्वरूप बनेगा पार्टी के अंदर का, तो फिर ये रास्ते बंद हो जाएंगे। तो अब चल रहा है, लेकिन फिलहाल तो ये। जी श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। 2 बातें, एक तो आपको लगता है कि आइडियोलॉजी और दूसरी नैतिकता की, जिसकी मॉरलिटी की जिसकी बात कर रहे हैं, है कहीं पे बची हुई, क्योंकि समाज में नहीं बची तो राजनीतिक दल भी उसी के हैं।
दूसरा सबसे रोचक बात तो ये देखिए कि हम किसी को कुछ कह देते हैं फिर उस बात पे कायम नहीं रहते हैं तो खुद को शर्मिंदगी फील होती है। अब तो जमाना आईटी का है जनाब, तो इसमें आपके स्पीचेज हैं। कमलनाथ साहब जाएंगे, कमलनाथ साहब ने कोविड के दरमियान जब उनकी सरकार चली गई हाथ से तो क्या क्या कहा उन्होंने, सब पब्लिक डोमेन में, आप उनको डिलीट नहीं कर सकते। आप आपके अकाउंट से हटा सकते हैं, लेकिन दूसरों से कैसे हटाएंगे आप? वो हैं। दूसरे लोग देख लीजिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, पिछले दिनों ही जब आदिवासी सम्मेलन था वहाँ राहुल गांधी आए, और अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके एक दिन पहले उनका दम घुट रहा है कांग्रेस में। तो ऐसी चीजों को लेकर